हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी अमेरिकी सीनेट के अधिकारों और शक्तियों के विषय में। हमने देखा था कि विधायी और कार्यपालिकीय क्षेत्र में सीनेट को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। आज हम देखेंगे कि विधायी और कार्यपालिकीय शक्तियों के अतिरिक्त सीनेट और अधिकारों का प्रयोग करती है। कार्यपालिका को नियंत्रित करने और कानून निर्माण के कार्य में प्रतिनिधि सभा के साझीदार बनने के साथ साथ सीनेट को अन्वेषण की शक्ति भी प्राप्त है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अन्वेषण का ये अधिकार सीनेट को विधायी कार्यों के संबंध में ही प्रदान किया था, लेकिन सीनेट ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए कई प्रशासनिक विभागों के कार्यों की जांच भी की है और अपनी इस जांच के माध्यम से कई प्रशासनिक भ्रष्टाचारों को प्रकाशित किया है। जैसे राष्ट्रपति हार्डिंग्स के समय तेल षड्यंत्र सीनेट की जांच के फलस्वरूप ही सामने आया था और राष्ट्रपति निक्सन के समय का वाटरगेट कांड, उससे जुड़े जो तथ्य थे, जो सत्य थे, सत्य को प्रकाश में लाने के लिए सीनेटर जेम्स इरविन की अध्यक्षता में सीनेट की न्यायिक समिति ने जांच कार्य किया था और इस जांच से पूरा व्हाइट हाउस हिल सा गया था। तो सीनेट की जो अन्वेषण की शक्ति है विभिन्न विषयों के संबंध में, विभिन्न विभागों के संबंध में, वो भी महत्वपूर्ण बन जाती है। अमेरिका की राजनीति में उसको केंद्रीय भूमिका प्रदान करने में उसकी इस शक्ति का भी बड़ा महत्व है। अन्वेषण के साथ साथ सीनेट न्यायिक शक्तियों का भी प्रयोग करती है। इस क्षेत्र में उसे महाभियोग प्रस्ताव की जांच का अधिकार प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैन्य अधिकारियों और न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार, संविधान का उल्लंघन और अन्य गंभीर अपराधों के लिए महाभियोग का आरोप लगाती है, जिसकी सुनवाई सीनेट में होती है। सीनेट उन आरोपों की जांच करती है और बहुमत के आधार पर निर्णय देती है। जब वो महाभियोग के प्रस्ताव की जांच कर रही होती है, उस पर सुनवाई कर रही होती है, उस समय वो सभी तरह की न्यायिक प्रक्रिया को अपनाती है, जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना। और जब सीनेट महाभियोग प्रस्ताव की जांच कर रही होती है, उस वक्त सीनेट की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सीनेट की अध्यक्षता की जाती है। यानी सीनेट एक न्यायालय के रूप में कार्य करती है जब वो महाभियोग प्रस्तावों की जांच करती है। महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के लिए सीनेट के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जिस पदाधिकारी के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया था, उस पदाधिकारी को छोड़ना पड़ता है। अभी तक सीनेट के द्वारा कुल 12 बार महाभियोग प्रस्तावों की जांच की गई है, जिनमें से 4 बार ही महाभियोग प्रस्ताव पारित किए गए। 1868 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन पर महाभियोग लगाया गया, किंतु सीनेट से ये पास नहीं हो सका।
तो इस तरह से महाभियोग के आरोपों की जांच कर सीनेट नियंत्रण स्थापित करती है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों पर, खासतौर से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों पर। उसके इस महत्वपूर्ण अधिकार के कारण ही ब्राइस जैसे विद्वान ने महाभियोग को कांग्रेस के शस्त्रागार का सबसे भारी शस्त्र कहा है। महाभियोग प्रस्तावों की जांच करने के अधिकार के साथ साथ सीनेट निर्वाचन संबंधी अधिकार भी रखती है। वो किस रूप में? अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस चुनाव में डाले गए वोटों की गणना करने का अधिकार और उनकी गणना करके चुनाव परिणाम घोषित करने का अधिकार सीनेट को प्राप्त है। जब राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो जाती है तो मत पेटिकाएं बंद करके सीधे सीनेट के पास भेज दी जाती हैं और सीनेट एक निश्चित तिथि को उन मत पेटिकाओं को खोलकर उनकी गणना करवाती है, मतों की गणना होती है और जिस कैंडिडेट को निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त होता है वो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है सीनेट के द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक साथ ही वोटिंग होती है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट खड़े हैं, जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें से किसी भी उम्मीदवार को अगर निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति में प्रथम दो उम्मीदवारों में से, यानी जिन कैंडिडेट्स को निर्वाचक मंडल के सबसे ज्यादा संख्या में मत मिले हैं, उन दो कैंडिडेट्स में से किसी एक को उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कर सकती है सीनेट। विशेष परिस्थितियों में उसे उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधिकार भी प्राप्त है। वैसे ही जैसे विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के चुनाव का अधिकार प्रतिनिधि सभा को प्राप्त है, वैसे ही राष्ट्रपति पद के लिए विशेष परिस्थितियों में चुनाव करने का अधिकार सीनेट को प्राप्त है। साथ ही सीनेट अपने सदस्यों के निर्वाचन और उनकी योग्यता के विषय में उठाए गए प्रश्नों का निर्णय भी करती है। इस प्रकार सीनेट को व्यापक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए और इन अधिकारों के कारण ही सीनेट गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन सकी है। द्वितीय सदन होने के बावजूद वो अमेरिकी राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाती है। दुनिया के अन्य द्वितीय सदनों के मुकाबले ये बहुत शक्तिशाली सदन है। सीनेट की कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है। जैसे प्रोफेसर लास्की ने इसकी बहुत सारी त्रुटियों को सामने लाने का प्रयास किया है। लास्की ये कहते हैं कि फिलिबस्टर की प्रथा के कारण सीनेट अपना बहुत समय बर्बाद कर देती है। सीनेट के सदस्यों को असीमित समय तक सदन में भाषण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसका दुरुपयोग किया जाता है उनके द्वारा, और इस प्रथा को फिलिबस्टर प्रथा के नाम से जाना जाता है। कई बार सदस्य इतना लंबा भाषण देते हैं कि सीनेट का बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है, सीनेट की कार्यवाही बाधित होती है, वो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती। दूसरे, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को पुष्टि प्रदान करने का जो अधिकार सीनेट को दिया गया है और इस संबंध में जो सीनेटीय शिष्टाचार की व्यवस्था प्रचलित है,
इस व्यवस्था ने भ्रष्ट राजनीति को जन्म दिया है अमेरिका में, ऐसा आलोचक मानते हैं। क्योंकि सीनेट के सदस्य ज्यादातर अपने राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए ही अपने राजनीतिक समर्थकों को, मित्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करवा देते हैं, जिससे योग्यता और गुणों की उपेक्षा होती है। और राष्ट्रीय दृष्टि से देखने पर ये एक हानिकारक प्रथा के रूप में सामने आती है। आलोचक ये भी कहते हैं कि सीनेट प्रशासनिक कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसलिए उसकी प्रशासनिक शक्तियों का कोई औचित्य नहीं बनता है। बेवजह ही उसे ये शक्तियां प्रदान की गई है, ऐसा आलोचक कहते हैं। सीनेट की जांच संबंधी जो कार्यवाही होती है वो भी निष्पक्ष नहीं होती, वो राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती है और इस कारण राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है। अमेरिकी संघ में जो इकाइयां हैं, जो राज्य शामिल है, 50 राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से उनमें बहुत ज्यादा भिन्नता है, किंतु इस भिन्नता को नजरअंदाज करते हुए सीनेट में सभी राज्यों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। आलोचक ये कहते हैं कि जनतंत्र के लिए समुचित प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है, जो जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए सीनेट में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, बल्कि समानता के आधार पर दिया गया है। छोटे बड़े सभी राज्यों को 2 ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। इस कारण लोकतंत्र की उपेक्षा होती है, ऐसा आलोचक मानते हैं। आलोचक ये भी कहते हैं कि सीनेट के सदस्य कई बार अपनी शक्तियों के कारण अहम के भाव में आ जाते हैं और अहंकारवश राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करते हैं, उसके द्वारा की गई नियुक्तियों को पुष्टि नहीं प्रदान करते, संधियों को स्वीकार नहीं करते और उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय संकट के समय में भी सीनेट की ये प्रवृत्ति बनी रहती है, जिससे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है। ये कमियां बताते हैं आलोचक सीनेट के गठन में, उसकी कार्यप्रणाली में। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद खुद लास्की ने ही कहा है कि सीनेट अमेरिकी शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है और रोजर्स जैसे विद्वान इसे आधुनिक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कहते हैं। खुद अमेरिका के लोग सीनेट को राजनीतिज्ञों और संतों का ओलंपियन निवास स्थान कहकर इसका महत्व बढ़ाते हैं। लॉर्ड ब्राइस, ग्लैडस्टन, रॉकवेल आदि ने भी सीनेट की अपने अपने तरीके से प्रशंसा की है। सीनेट का महत्व अमेरिकी राजनीति में क्यों है? क्यों वो प्रतिनिधि सभा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? क्यों वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है? यूं ही नहीं, उसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। जैसे पहला कारण तो ये है कि खुद संविधान निर्माता सीनेट की स्थापना एक संतुलनकारी संस्था के रूप में करना चाहते थे। ऐसी संतुलनकारी संस्था जो राष्ट्रपति की निरंकुशता और प्रतिनिधि सभा की लोकतांत्रिक असावधानी को नियंत्रित कर सके। और यही वजह है संविधान के प्रथम अनुच्छेद में, जहां पर उन्होंने व्यवस्थापिका का उल्लेख किया कि संघीय विधायिका शक्ति कांग्रेस में निहित होगी, उस कांग्रेस के 2 सदन होंगे, उन 2 सदनों में से सीनेट का नाम उन्होंने पहले लिखा, जबकि सीनेट दूसरा सदन है। प्रतिनिधि सभा का नाम बाद में लिखा।
तो खुद संविधान निर्माताओं की ये इच्छा थी कि सीनेट शक्तिशाली बने, सीनेट महत्वपूर्ण संस्था बने, और इस संदर्भ में सीनेट ने अपनी कार्यप्रणाली से संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा भी किया। दूसरे, सीनेट को राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों और उसके द्वारा की गई संधियों को पुष्टि प्रदान करने का जो विशेष अधिकार दिया गया है, जो सीनेट को ही प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं है, इस कारण भी उसकी स्थिति महत्वपूर्ण बन गई है। इससे सीनेट का अब प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पहले यह अप्रत्यक्ष था, लेकिन अब वो प्रतिनिधि सभा के समान ही प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, और प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने के कारण प्रजातंत्र की प्रतीक बन गई है। अब प्रतिनिधि सभा और सीनेट निर्वाचन की दृष्टि से भिन्न नहीं रह गए हैं। सीनेट भी वैसी ही जनप्रतिनिधि बन गई है जैसी प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी। ये भी इसकी शक्तियों में, इसके महत्व में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है। अमेरिका में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था या संसदीय शासन का अभाव है। इस कारण प्रतिनिधि सभा कमजोर पड़ी है, और जैसे जैसे प्रतिनिधि सभा कमजोर हुई है, वैसे वैसे सीनेट शक्तिशाली बनी है। अगर संसदीय व्यवस्था अमेरिका में भी होती, तो न चाहते हुए भी प्रतिनिधि सभा शक्तिशाली होती, क्योंकि जो मंत्रिमंडल होता है संसदीय शासन में, वो प्रथम सदन के प्रति ही जवाबदेह होता है। प्रथम सदन को ही अधिकार प्राप्त होता है कि वो उसको उसके पद से हटा सके। लेकिन अमेरिका में चूंकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, राष्ट्रपति, कार्यपालिका किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसलिए प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण कार्यपालिका के ऊपर कमजोर हुआ है। और दूसरी तरफ नियुक्तियों और संधियों के पुष्टिकरण का जो अधिकार सीनेट को संविधान ने प्रदान किया, उसके कारण उसकी स्थिति मजबूत बनती गई। स्वाभाविक रूप से वो शक्तिशाली बनती चली गई। सीनेट का स्थायित्व और इसके सदस्यों का अनुभव भी इसे शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। आपने देखा कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है, और उसकी तुलना में सीनेट एक स्थायी संस्था है, जिसका हर सदस्य कम से कम 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और उसके पुनर्निर्वाचन का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। एक एक सदस्य लंबे समय तक सीनेट का सदस्य बना रहता है। इस लंबे कार्यकाल से, और चूंकि लंबे समय तक कार्य करते करते इसके सदस्य अनुभवी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनका अनुभव भी इस संस्था को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध होता है। ब्राइस ने क्या कहा इस संबंध में कि सीनेट का जो लघु आकार है, केवल 100 सदस्य हैं सीनेट में, प्रतिनिधि सभा के 400 से ज्यादा सदस्यों के मुकाबले इसका आकार लघु है। इसी को इंगित करते हुए ब्राइस ने कहा कि इसका जो लघु आकार है, वो योग्य और होनहार व्यक्तियों को योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है, तथा प्रतिभा एवं चातुर्य वाले व्यक्तियों को अपना पराक्रम दिखाने तथा राष्ट्र के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर देता है। ये कुछ वजहें हैं, कुछ कारण हैं जो सीनेट को अमेरिकी राजनीति में महत्वपूर्ण बनाते हैं, और वो सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन के रूप में परिलक्षित होता है। ये थी अमेरिकी सीनेट।